नमस्कार दोस्तों, आज जो है आपको जीव विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको 2 अध्याय पढ़ा दिए गए हैं, जीवों में जनन तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज आपको अध्याय 3 मानव जनन के बारे में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर पिछले चैप्टर्स आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में आप देख सकते हैं, उनका अलग अलग चैप्टर्स का वीडियो बनाए गए हैं, वहाँ पे उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 मानव जनन। इसमें आपको 7 टॉपिक पढ़ना है, 7 हेडिंग आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अध्याय 3 में 7 हेडिंग आपको पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है आपका पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आप, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आतर्व चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, संगर्भता, भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो यह 7 हेडिंग है आपका, ठीक है। तो पहला हेडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे चैप्टर की समरी दी गई है, तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है, ठीक है। तो आप जानते हैं, पीछे भी आप पढ़े हैं कि मानव जो है वह लैंगिक रूप से जनन करने वाला है, ठीक है। जनन आप देखें हैं पीछे, अलैंगिक और लैंगिक। तो मानव जो है वो लैंगिक रूप से जनन करने वाला है और सजीव प्रजक, ठीक है, या जरायुज प्राणी है। यह सजीव प्रजक है, अर्थात इससे जो बच्चे पैदा होते हैं, न कि यह अंडा देता है, ठीक है। यह सजीव प्रजक है, यह बच्चे पैदा करने वाला है, तो यह सजीव प्रजक जरायुज प्राणी है, ठीक है। यह अंडज नहीं है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत, अब मानव में जनन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में आपको जो है संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन, ठीक है। तो इसमें आपको युग्मक जनन के बारे में बताया जाएगा, युग्मक की रचना के बारे में, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पुरुष में शुक्राणु, ठीक है, स्त्री में अंडाणु का बनना, इनके बारे में बताया जाएगा कि पुरुष में कैसे शुक्राणु बनते हैं, स्त्री में कैसे अंडाणु बनते हैं। उसके बाद जो है स्त्री जनन पथ के बारे में आपको समझाया जाएगा, शुक्राणुओं का स्थानांतरण, शुक्राणु जो है कैसे स्त्री जनन तंत्र में स्थानांतरित होता है, वीर्य सेचन होता है, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, और कैसे पुरुष और स्त्री के युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो है जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसके बारे में भी आप देखेंगे। और जब युग्मनज बन जाएगा तो उस जाइगोट के बाद जो है उसका विभाजन शुरू होगा, ब्लास्टोसिस्ट रचना बनेगी, कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, और उसका फिर विकास होगा, ठीक है, परिवर्धन होगा, और यह जो है गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। तो यह जो ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट के बाद आप देख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और गर्भाशय की दीवार से कैसे इसका अंतरोपण होता है, कैसे यह चिपकता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। और जो है उसके बाद जो है चिपकने के बाद, अंतरोपण के बाद जो है भ्रूणी परिवर्धन, कैसे जो है भ्रूण का जो है विकास होता है, गर्भावधि के बारे में, कितना समय लगता है, इसके बारे में। और उसके बाद जो है शिशु का जन्म, ठीक है, शिशु के जन्म के बारे में कुछ सूचनाएं आपको दी जाएंगी, प्रसव के जटिल प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में आपको जानने मिलेगा। इससे पहले जो है आप पढ़े हैं कि आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं, ठीक है। यह जो भी घटनाएं हैं यह कब से कब स्टार्ट होती हैं, तो जब यौना आरंभ होता है, यौना आरंभ के बाद जो है यह घटनाएं शुरू होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो यह जो जनन घटनाएं होती हैं वो किसके बीच होती है, पुरुष और स्त्री के बीच होती है। अब यहाँ पे उदाहरण देखें, एक वृद्ध पुरुष भी शुक्राणु बनना जारी रखता है। अगर यह कोई पुरुष है, वह वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तब भी उसके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होता रहेगा, शुक्राणु उसके शरीर में बनते रहेंगे। लेकिन स्त्रियों में अंडाणुओं की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन स्त्रियों में जो अंडाणु का बनना है वह 50 वर्ष की आयु के लगभग में क्या होती है, समाप्त हो जाती है, उनमें अंडाणु उनके शरीर में नहीं बनता है। लेकिन पुरुष में शुक्राणु जो है वृद्ध अवस्था तक बनते रहते हैं,
ठीक है। चलिए आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। अब आपको जो है मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्र आपको बताया जाएगा। तो आप चैप्टर का पहला हेडिंग स्टार्ट हो रहा है पुरुष जनन तंत्र के बारे में, पुरुष जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र के बारे में देखें ध्यान से। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र, ठीक है, पेल्विस रीजन में स्थित होते हैं। तो आप जानते हैं कि पुरुष जनन तंत्र जो है कमर के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, जिसको कमर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, पेल्विस रीजन कहते हैं। तो वहाँ पे पुरुष जनन क्षेत्र, ठीक है, जनन तंत्र पाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत जो है पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, ठीक है, और उसकी सहायक अंग पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, देखें एक जोड़ा वृषण पाए जाएंगे, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष जनन तंत्र में वृषण, ठीक है, उसके साथ सहायक नलिकाएं के साथ साथ जो है एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं, ठीक है। तो कुछ फिगर के बारे में थोड़ा समझते हैं फिर पढ़ते हैं। तो आप देखें जैसा कि यहाँ फिगर दिया है, ठीक है, इस तीसरे चैप्टर का पहला फिगर, पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेखीय काट, ठीक है। तो यह पुरुष जनन तंत्र को दिखा रहा है, आरेखीय काट है इसका। इस फिगर में आप देख सकते हैं यह जो है आपका श्रोणि क्षेत्र है, कमर के निचले वाले हिस्से का फिगर है। इसमें पुरुष जनन तंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग जो है पुरुष जनन तंत्र के हिस्से दिखाए गए हैं। जैसा आप पढ़े हैं वृषण के बारे में, ठीक है, यह वृषण है जो सहायक अंग है जनन तंत्र का, उसके साथ उसकी सहायक नलिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं इससे जुड़ी हुई। तो यह आपका वृषण हो गया। वृषण जो है एक बंद रहता है एक पार्ट में जिसको वृषण कोष कहते हैं। तो वृषण जो है वृषण कोष के अंदर बंद रहता है। वृषण कोष से आप देखें यहाँ पर यह जो है एक नलिका निकली हुई है, यह नलिकाएं निकली हुई हैं जो आगे चल के आप देख रहे हैं यहाँ जो है जो पुरुष का शिश्न है, लिंग है, उसमें यह जाके खुलती है, ठीक है। तो वृषण से आप देख रहे हैं एक नलिका निकल रही है और यह जो है आके पुरुष के शिश्न में खुलती है। इसको क्या कहेंगे, स्खनल, ठीक है, स्खलनी वाहिनी कहते हैं इसको, ठीक है, स्खलनी वाहिनी कहेंगे, ठीक है। उसके आगे आप देखो यह हिस्सा जो है अगले हिस्से में आकर खुल रहा है। इसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग नेम है, ठीक है। ध्यान से देखो एक फिगर इसमें और भी है। यह आपका एक ब्लैडर है, मूत्राशय इसको कहते हैं, मूत्राशय, जिसमें किडनी से फिल्टर किया हुआ मूत्र जो है किडनी से छन्ने के बाद जो निकलता है यहाँ पे इकट्ठा होता है मूत्राशय में। यह मूत्र वाहिनी है जो किडनी से छान कर लाती है मूत्र को और यहाँ पे मूत्राशय में इकट्ठा होता है। तो यह आपकी मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी से मूत्र जो है मूत्राशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से इसे बाहर निकलने के लिए यह इसका मूत्र मार्ग है, ठीक है, यह मूत्र मार्ग है जहाँ से मूत्र जो है बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग। और यह आपका यह जो शिश्न है, शिश्न का अगला हिस्से को शिश्न मुंड कहते हैं और इसके ऊपर जो चमड़ा होता है उसको अग्रछद और स्किन कहते हैं, अग्रछद कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो यह जो है आपका यहाँ से एक और भी ग्रंथि जुड़ी हुई है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, ठीक है, जिसके बीच से होकर यह आपकी मूत्र मार्ग निकलता है, ठीक है, यह प्रोस्टेट है। यहाँ से जो है यहाँ मूत्राशय से यह नली निकल रही है जिसके रास्ते से मूत्र जा रहा है, लेकिन उसके अगल बगल में क्या है, प्रोस्टेट है। जब यह बढ़ जाता है, सूज जाता है, तो यह मूत्र जो है निकलने में प्रॉब्लम होती है, मूत्र जो है आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर को ऑपरेशन करके इस प्रोस्टेट को अलग किया जाता है, रास्ता क्लियर किया जाता है जिससे आसानी से मूत्र विसर्जन होता है, ठीक है। तो अब जो है इस ध्यान से आप देखें और कौन कौन सी संरचनाएं हैं। एक और फिगर यहाँ पे दिया गया है पुरुष जनन तंत्र के बारे में, आरेखीय दृश्य है, आंतरिक रचनाओं के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो अब यहाँ देखो यहाँ पे वृषण है जिसको फिगर जो है इसको आरेखीय दृश्य में इसके कट करके दिखाया गया इसके अंदर के हिस्से को। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से जो वृषण से नलिकाएं निकल रही हैं उनका अलग अलग नेम है। पहले वृषण के अंदर अलग अलग पालियाँ होती हैं जिनको वृषण,
ठीक है, पालिकाएं कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग पालियां हैं जिनको वृषण पालिकाएं कहेंगे। और यह पालियां जो है लगभग 250 होती हैं। यह जो चेम्बर्स आप देख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं इनको, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनकी नंबर कितने होते हैं? 250 तक लगभग यह होते हैं, ठीक है। और यह जो है जाल बनाते हैं, वृषण जालिका इनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है शुक्रवाहिका आप देख रहे हैं, नली निकल रही है, शुक्रवाहिका अधिवृषण, यह जो ऊपर पाया जाता है अधिवृषण। और यह आप देख रहे हो एक नली निकल रही है वृषण से जिसको कहते हैं शुक्रवाहक, ठीक है। तो वृषण से शुक्रवाहक एक नली निकल रही है और यह जो है आगे चलकर, ठीक है, यह जो है मूत्र मार्ग में खुल जाती है। तो यह शुक्रवाहक जो है मूत्र मार्ग में आगे चलकर खुल जाती है, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, कुछ इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से। हाँ, तो इससे पहले आपने पढ़ा मानव जनन तंत्र के बारे में कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में स्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, अर्थात 2 वृषण होते हैं, एक जोड़ा वृषण होता है अर्थात 2 वृषण। इसके साथ जो है सहायक नलिकाएं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। अब आप देखो ध्यान से, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली अर्थात धानी में स्थित होता है जिसे वृषण कोर या स्क्रोटम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मानव शरीर में जो वृषण होता है वह शरीर से बाहर होता है, वह शरीर में नहीं होता है, बाहर एक थैली होती है जिसमें यह वृषण रहता है। ऐसा क्यों होता है कि वृषण जो है बाहर शरीर से रहता है, वृषण कोश में रहता है? तो इसका कारण यह है कि जो वृषण कोश का टेम्परेचर जो होता है वह शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने से जो है उसमें शुक्राणु जनन होता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर इतना टेम्परेचर रहेगा उसका तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है वृषण जो है वह बाहर शरीर से वृषण कोश में रहते हैं ताकि शरीर का टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे और उसमें निर्माण हो सके, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण हो सके। अब एक वृषण का आकार कैसा होता है? तो एक प्रत्येक वयस्क में वृषण जो है अंडाकार होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। देखें, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली अर्थात धानी में स्थित होता है जिसे वृषण कोश, ठीक है, स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषण के तापमान को, ठीक है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शरीर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा जिसके कारण जो है उसमें शुक्राणु जनन होगा। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। तो वयस्क शरीर में वृषण का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है जिसकी लंबाई होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो वृषण की लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। तो वृषण के चारों तरफ एक सघन आवरण होते हैं, उससे यह ढका रहता है। अब वृषण के अंदर कैसी होती है संरचना? प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृषण में, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रत्येक वृषण के अंदर कितने चेंबर होते हैं? 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जिसे वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे, जिनकी संख्या कितनी होती है? 250 तक होती है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर जो है अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। शुक्राणु कहाँ पैदा होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, शुक्र जनन नलिकाओं में पैदा होते हैं। और वृषण पाली में कितने, ठीक है, अंदर कितने शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं? तो 3। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है। तो शुक्र जनन नलिका का जो अंदर का लेयर होता है, भीतरी भाग होता है, वह 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका रहता है, स्तरित रहता है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। फिगर देखें आप,
ये आप देखें एक शुक्रजन नलिकाओं का आरेखीय काट का एक दृश्य है, जिसमें अंदर की तरफ जो है, भीतर की तरफ जो है 2 कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरे वाले को कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो यह 2 लेयर हैं, एक है आपका सर्टोली कोशिकाएं और एक है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसको शुक्राणुजन कहते हैं, और एक है आपकी सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक शुक्रजननिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होता है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग जो है 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, नर जर्म कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरे भाग को सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। नर जर्म कोशिकाओं और सूत्री विभाजन, यह जो नर जर्म कोशिकाएं हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री के कारण क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, सर्टोली कोशिकाओं का, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वह जर्म कोशिकाओं को क्या देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, भोजन देने का काम करती हैं, ठीक है। अब जो है शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं वो बाहर जो है, ठीक है, बाहरी क्षेत्र से ढकी रहती हैं, जिनको कहते हैं अंतराली अवकाश या अंतराली कोशिकाएं। देखें ध्यान से, चारों तरफ से इसको ढके रहती हैं, जिनको अंतराली अवकाश, ठीक है, या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है इसको। और जो है इसके अंदर जो है क्या क्या पाई जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, यह जो खाली जगह है जो चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है, इसके अंदर जो है अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग, ठीक है, लीडिंग की कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हो, अंतराली कोशिकाएं, और क्या होती हैं, लीडिंग की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब जो है लीडिंग की जो कोशिकाएं होती हैं वह एंड्रोजेंस नामक हार्मोन निकालती हैं। लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं कौन सा हार्मोन निकालती हैं, एंड्रोजेंस नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित और स्रावित करती हैं, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखते हैं। तो ये आपने फिगर देखा शुक्रजनन नलिकाओं का, अब उसके बारे में पढ़ते हैं, देखें ध्यान से फिर स्टार्ट से। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली अर्थात धानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से ढका होता है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, ठीक है, शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे वाले को सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इनको बारे में आपने फिगर में देखा था। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है, ठीक है। तो जो नर जर्म कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके कारण शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, ठीक है। तो जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं उनके बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बाहरी क्षेत्र है उनको अंतराली अवकाश कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यह जो लीडिंग कोशिकाएं हैं यह क्या करती हैं, एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषित और श्रावण करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन अर्थात एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन
संश्लेषित और स्रावित करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी हैं जो क्या काम करती हैं, प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब आगे देखो, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक मेन नलिका आपने देखा, वृषण के बारे में आपने पढ़ा, और उसके अलावा जो सहायक नलिकाएं होती हैं वृषण के अलावा वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वृषण जालिकाएं पाई जाती हैं जिनको रेटेटेस्टिस कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं पाए जाते हैं, अधिवृषण पाया जाता है, शुक्रवाहक पाया जाता है। ठीक है, जैसा फिगर में हमने समझाया था कि यह जो है सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं। वृषण जालिकाएं जिसे रेटेटेस्टिस कहेंगे, शुक्रवाहिकाएं वास एफरेंसिया, अधिवृषण एपिडेडमस, ठीक है, और शुक्रवाहक वास डिफरेंस, यह जो है वह पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा। ठीक है, तो यह सब सहायक नलिकाएं हैं। ठीक है, यह जो आप देख रहे हो शुक्रवाहक आप देख रहे हैं। ठीक है, वृषण पालिकाएं तो सब वृषण का पार्ट है। तो अधिवृषण जो है एपिडाइडमस, ठीक है, शुक्राशय, यह सब सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं। मूत्रमार्ग सहायक अंग है सब। चलिए आगे आप देखते हैं, वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं, वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। वृषण की जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ठीक है, वृषण नलिकाओं के माध्यम से कहाँ खुलती हैं, शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो शुक्रवाहिका है वह वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है और प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह नीचे से ऊपर जाएगी और मूत्राशय की तरफ क्या बनाएगी, एक लूप बनाती है, एक मोड़ बनाता है। ठीक है, यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मूत्र मार्ग में किस वाहिनी के रूप में खुलेगी, स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलेगी। तो यह आप देख रहे हो कि यह नीचे से ऊपर जा रहा है और यह मुड़ रहा है, मुड़ने के बाद जो है यह मूत्र मार्ग में खुल रहा है। किस रूप में, स्खलनी वाहिनी के रूप में यह मूत्र मार्ग में खुल रहा है। ठीक है, आगे देखें, ए नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि शुक्रवाहक क्या करती हैं, यह नलिकाएं जो है वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं, स्टोर करने का काम करती हैं। इसके अलावा यह मूत्र मार्ग से इनको बाहर निकालने का भी काम करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर, ठीक है, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मूत्र मार्ग जो है वह मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। ठीक, अब आप देखो शिश्न के बारे में। शिश्न पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय है। शिश्न जो है वह पुरुष का क्या है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। पुष्प जो है यह बाहरी जननेंद्रिय है, यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। शिश्न जो है पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय है, यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान में सहायता प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष का शिश्न जो है विशेष प्रकार का ऊतक बनता है, ऊतक से बना होता है, जिसके कारण इसमें क्या आता है, उठान आता है, इरेक्शन आता है, जिसमें मदद मिलती है। ठीक है, इससे क्या लाभ होता है इसके उठान से, तो इसके कारण जो है वीर्य सेचन, ठीक है, वीर्य सेचन जो है आसानी से होता है। इंसेमिनेशन की क्या होता है, आसान हो जाता है उद्घर्षण के कारण, उठान के कारण। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड या पेनिस ग्लांस कहलाता है। तो शिश्न का जो अंतिम भाग होता है, फूला हुआ हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, पेनिस ग्लांस कहते हैं। ठीक है, ग्लांस पेनिस कहते हैं, शिश्न मुंड कहलाता है। और उसके ऊपर एक ढीली,
त्वचा रहती है, चमड़ी रहती है, जिसको क्या कहते हैं, अग्रच्छद या फोरस्किन कहते हैं। ठीक है। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां, ठीक है, पुरुष लिंग की जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके अंतर्गत क्या आएगा, एक जोड़ा शुक्राशय और एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हिस्से हैं, शुक्राशय, फिगर में आपको बताया गया कि यह सहायक अंग के अंतर्गत कौन आएगा, एक शुक्राशय आएगा। ठीक है, यह शुक्राशय आएगा। और ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पुरुष होता है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, यह भी इसका भाग है। शुक्राशय हो गया, पुरुष हो गया, और एक जोड़ा क्या होता है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। तो यह 3 भाग हैं जो क्या करते हैं, सहायक अंग का काम करते हैं। ठीक है। तो पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरुष जिसे प्रोस्टेट कहेंगे ग्रंथि, और एक जोड़ा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव, ठीक है, जो यह तीनों हैं, इन ग्रंथियों का स्राव जो है शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ठीक है, शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जिसमें फ्रक्टोज फलों की शर्करा पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, इसके अंदर एक जोड़ा शुक्राशय, प्रोस्टेट, पुरस्थ ग्रंथि और एक जोड़ा बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि पाई जाती है। इनके अंदर से जो रस निकलता है, ठीक है, जिसे शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, फल की शर्करा होती है, कैल्शियम और कुछ प्रकीर्ड एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव, जो बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वो मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहक लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैथुन के समय चिकनाहट लाने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए जो है बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वह जो है मैथुन के दौरान जो है शिश्न को स्नेहक लुब्रिकेशन प्रदान करने का काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा एक पुरुष जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, और एक वृषण के बारे में। वृषण के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर अंतराली कोशिकाओं के बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, शुक्राणुओं के निर्माण, सटोली कोशिकाओं के बारे में, पुरुष जनन तंत्र के सहायक ग्रंथियां कौन कौन से, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों के बारे में, इनके द्वारा निकलने वाले स्राव के बारे में, बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों का क्या हेल्प होता है उसके बारे में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यह आपने पहली हेडिंग में पढ़ा। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग में आपको दूसरा हेडिंग पढ़ाया जाएगा स्त्री जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आप बार बार जो है बुक पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।